हाथ में वो डब्बा लेके जाना पड़ता है आपको पानी का। बाथरूम की तो बात छोड़ो, वहाँ सांस नहीं ले सकते। कोई एक दारू पी के कोई आदमी दरवाजा खींच रहा है, मैं गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, मच्छर इतने की लगे कि आपको उठा ले जाएंगे। मेरी वो डायरी ली, खिड़की से उसने पूरी डायरी फेंक दी और मुझसे बोला कि तुम इतने बड़े शायर के बेटे हो, क्यों बाप का नाम खराब कर रहे हो। उन्होंने कहा कि क्या सोच के आए थे कि ये जन्नत है, अप्सराएं हैं, परियां हैं, ग्लैमर हैं, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, तुम्हारे भी गाने बजेंगे। आता था घर पे और रोता था कई बार। अगर ये म्यूजिक इस सदी का सबसे बड़ा म्यूजिक नहीं होना तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने वादा करता हूँ। हिमेश के साथ पहली पिक्चर मैंने की तेरे नाम। अरे अच्छा, ट्रेंड सेटर म्यूजिक हुआ, खतरनाक। उसके बाद हिमेश सारे गाने भी आपके? सारे गाने मैंने को डमी वर्ड लिखा था और वो उसको पसंद नहीं। अगर मैं इस ट्यून पे कहीं धूम फिट कर दूं तो मजा आ जाए। तो मैंने धूम मचा ले धूम। फिर एक मोड़ आया जब मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया। गुलशन कुमार वाज किल्ड, टिप्स के ओनर जेल में, मेरे जितने बैकबोन्स थे सब गए। और पिक्चर थी कौन सी मालूम है? कुछ कुछ होता है। तो जब आईने के सामने खड़े होंगे तब तो तस्वीर तो दिखेगी ना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता भाई। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, वो दिल रोया के आँख भर आई किसी से अब क्या कहना, तेरे नाम हमने किया है। 4 बज गए लेकिन पारी अभी बाकी है। रोमांटिक डेट पर जाना हो या दोस्तों के साथ ट्रिप पर, लेट नाइट पार्टी करनी हो या अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट, ये गाने हमारी जिंदगी का एक बहुत खास हिस्सा होते हैं। सो टुडेज एपिसोड इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन जिसने 1980s में मुंबई के एक चौल से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और जुहू के सबसे पॉश एरिया में आज अपना घर बनाने तक का सफर तय किया है। बॉलीवुड के 135 से भी ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ये काम कर चुके हैं और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं विद अ माइलस्टोन ऑफ राइटिंग मोर देन 3500 सॉन्ग्स। सो दिस एपिसोड विल चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप सिर्फ सुनना मत, इसको जीना। अगर आप सपने देखते हो ना, या कभी देखे थे और पूरे नहीं कर पाए, then believe me, it's time to listen to your heart and watch this special episode. Presenting you our renowned guest, one and only Mr. Sameer Anjan, only on The Rich, powered by iDigitalpreneur. सर ऑफिशियली बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिच प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आप जैसे मल्टी सुपरस्टार से आपसे मुलाकात होगी और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे। सुपरस्टार कोई होता नहीं आशुतोष, बनाया जाता है। तो तुम्हारे जैसे खुद भी बने हैं और आपने पता नहीं कितने लोगों को बनाया भी है। नहीं, लोगों ने मुझे बनाया है। कोई भी, बच्चन साहब ने उस दिन मेरे पिताजी की किताब रिलीज कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही जी, बहुत बड़ा नाम है, सदी के महानायक उनको कहते हैं लोग और वो हैं भी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये किताब रिलीज करने इसलिए आया हूँ कि आप लोग मुझे बहुत नाम देते रहते हैं। मैं यंग मैन हूँ, मैं महानायक हूँ, मैं सदी का महानायक हूँ। वो ये सब आप लोग कभी ये नहीं पूछते कि ये मैं बना कैसे। तो बनाने के पीछे जो ताकत होती है ना, वो ये हैं, ये वो गीतकार हैं, ये वो संगीतकार हैं, ये वो डायरेक्टर हैं। उनकी वजह से मैं जो भी बना हूँ। तो असली हीरो तो ये हैं। हम लोग तो केवल ये जो कहते हैं वो हम कर देते हैं। हमारा क्या, हम बस पर्दे पे दिख जाते हैं। बाकी मेहनत तो सब इनकी होती है। तो मैं कोई बड़ा नहीं हूँ बेटा, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा वजूद इतना ही है, वो जो साहिर साहब की लाइन है ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। क्या बात है। तो आज का ये पॉडकास्ट मुझे नहीं पता है कितना लंबा जाने वाला है, लेकिन मेरे पास सवाल देखिए आप, 1 2 3 4 तो भरे पड़े हैं सवाल। आप तैयार हैं सर? जी तैयार है, बिल्कुल तैयार। 40 साल पहले आप गए थे मुंबई नगरी, महानगरी।
और आपके बारे में पढ़ते टाइम मुझे ये भी पता लगा कि आपने जॉब भी करी बैंक के अंदर, जी। सिर्फ 5 दिनों की। ऐसा 5 क्यों? दिन नहीं आशुतोष, 2 दिन, तो अच्छा 2 दिन। केवल 2 दिन। और उसकी वजह थी, एक बड़ी कमाल की वजह थी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गीतकार अंजान, जो बहुत बड़ा नाम है, और उनकी ज़िंदगी में बच्चन साहब का बहुत बड़ा साथ रहा है और दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। तो कहीं उनके मन में था कि मैं कुछ भी बनूं मगर गीतकार बनने की कोशिश ना करूं। अच्छा, वो पहले से क्लियर पहले थे। से उन्होंने मुझे इत्तला कर दिया था और मुझे कहा था कि इधर आने की ज़रूरत मत करना, क्योंकि मैं गीतकार हूं तो तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में होगा, क्योंकि घर में जो पेशा होता है, जो माहौल होता है, बच्चे उधर बेंट होने की कोशिश करते हैं। मगर मैं तुमको अभी से वो दीवार खड़ी कर रहा हूं, तुम उधर आने की कोशिश मत करना। मैंने उन्होंने जो कहा मैंने उसको माना, और उन्होंने इसीलिए मुझे कॉमर्स पढ़ाया कि इसका लिटरेचर से इसको जोड़ो मत। हाँ, अगर हिंदी से पढ़ेगा, साहित्य जगत में जाएगा तो फिर लिखेगा, तो इसको तुम बोले तुम कॉमर्स पढ़ो। कॉमर्स पढ़ा और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। तो मेरे दादाजी चूंकि बैंक में, सेंट्रल बैंक में नौकरी करते थे, और वो बहुत चाहते थे कि, और उनकी इमेज बैंक में बहुत कमाल की थी। अच्छा। उस ज़माने में तो ऐसा था कि अगर टॉप ऑफिसर्स चाहें तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट था, कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं। सीधा आई है। बल्कि मेरे पिताजी जब बीकॉम किए तो उनको वो उसमें नौकरी दिलाने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर उनकी अपनी मजबूरी थी जिसकी वजह से उनको मुंबई आना पड़ा। तो जब मैं बड़ा हुआ और मैंने एमकॉम कर लिया तो दादाजी को लगा कि यार अब मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। तब उन्होंने मुझे मिलवाया, और मुझे आज तक याद है उस ऑफिसर का नाम। अभी भी मैं बॉम्बे की एक रास्ते से गुजरता हूँ तो उसमें पुचखान वाला उस ज़माने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बड़े नामों में से एक था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे नौकरी पता चला, मैं केवल एक इंटरव्यू मेरा हुआ और उसके बाद मुझे सीधे अपॉइंट कर दिया गया। तो मैं आया और मैंने पहले दिन जब मैं सर्विस के टेबल पे बैठा तो मेरे अंतर मन से आवाज आई कि भाई ये कहाँ, तुम्हारी डेस्टिनेशन कहीं और है समीर, तुम गलत रास्ता चुन रहे हो। और वो दिल से आवाज निकलती रही। तो एक दिन तो मैंने बैलेंस शीट देखा और मिलाने की कोशिश की। फिर दूसरे दिन गया तो उस दिन भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा, और अंदर से मुझे इतनी अकुलाहट, घबराहट होने लगी। तो मैंने बोला नहीं। और मैंने, आशुतोष, मैंने जिंदगी में हमेशा दिल की सुनी, कभी मैंने दिमाग से काम लिया ही नहीं। उस दिन 1 घंटे का ये फैसला था कि आज मैं ये नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। और मैंने जब घर में आके ये बात कही तो रोना धोना शुरू हो गया। माँ बहुत दुखी हुई, और क्योंकि मैं पिताजी के आने के बाद मैं अकेला सहारा था, मेरा भाई भी कुछ नहीं कर रहा था, तो लोगों को लगा कि यार ये आदमी अगर निकल गया तो हम तो यतीम हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी तब तक स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो क्या होगा हम लोगों की ज़िंदगी का। माँ ने माँ से कहा कि देखो माँ, तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो, मैं ये नौकरी करूँगा ना तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं 25-50 हज़ार रुपये महीने कमा लूँगा, बट ये मेरा सपना नहीं है। मेरा अंदर से दिल कह रहा है कि मुझे छोड़ो, आप लोग मुझे जाने दो। मैंने बेटा माँ से 500 रुपया लिया, अच्छा। और रात को सबको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मनाया। मेरा भाई भी अगेंस्ट था, मेरी चाची भी अगेंस्ट थी, सब अगेंस्ट थे। सुबह मैं उठा और मुझे याद है सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, काशी एक्सप्रेस। 1983 की बात बता रहे हो ना? 1980 की बात बता रहा हूँ, 80 की बात 80। बता रहे हो। मैंने ट्रेन पकड़ी और 6 अप्रैल 1980 को मैं मुंबई की सरजमीन पे कदम रख चुका था, जबकि मुझे मुंबई के बारे में ABCD कुछ पता नहीं था। मैं आ गया, मेरे एक रिलेटिव्स थे, मेरे फूफा जी, वो मुझे स्टेशन पे लेने आए, क्योंकि पिताजी को तो मैं बोल नहीं सकता था। और वो लेके गए, तो कुछ दिनों तो मैं उनके यहाँ मैंने बसर किया। फिर मुझे लगने लगा, एक तो बेचारे वो चाल में रहते थे, छोटा सा घर था, उनका अपना खुद का परिवार था। वो चूंकि मैं घर का सदस्य था, मेरी बुआ थी, तो वो लोग बेचारे सब एडजस्ट करने, उनको
देख के कहीं नहीं लगता था, बट मुझे घुटन हो रही थी कि दे आर एडजस्टिंग देयर लाइफ, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने वहीं चाल में ही एक जगह देखी और वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ रहने लगा बेटा। तो वो ज़िंदगी जो थी ना, वो मेरे लिए कभी न तो मेरे साथ में ड्रीम में भी वैसी ज़िंदगी कभी मैंने सोची नहीं थी कि ऐसे भी जिया जाता है क्या? इतनी छोटी-सी जगह। अच्छा, वहाँ पे चूँकि वो बीएमसी का नगर पालिका की जगह थी, टीचर लोगों की कॉलोनी थी, तो वहाँ बाथरूम होता था कॉमन। और एक चाल में मान लो अगर 600, 800, 1000 लोग रहते हैं, बाप रे। तो वो सबको एक टाइम होता था, इतने बजे आपको अगर बाथरूम की लाइन में लगोगे, जैसे राशन की लाइन में लगते हैं, बाथरूम की लाइन में लगना पड़ता था। अब वो हाथ में वो डब्बा लेके जाना पड़ता है आपको पानी का। आप लाइन में खड़े हैं, अब कितनी देर में लाइन में आपका नंबर आएगा। अच्छा, और उस बाथरूम में अगर आप जाओ, तो बाथरूम की तो बात छोड़ो, वहाँ साँस नहीं ले सकते। क्लीननेस ज़ीरो, और आपके पहले कितने लोग गए हैं वो आपको पता नहीं है। अब वो बेबसी मेरी, मैं करूँ तो क्या करूँ? जाता था। कई बार ऐसे-ऐसे हादसे हुए, मैं अंदर बाथरूम के अंदर हूँ और कोई एक दारू पी के कोई आदमी दरवाज़ा खींच रहा है, मैं गाली दे रहा, चिल्ला रहा है, और मच्छर इतने कि लगे कि आपको उठा ले जाएँगे। अरे बाप रे। आता था घर पे और रोता था कई बार। और वहाँ से कितनी बार स्टेशन में चल के गया हूँ, जबकि मैं उस ज़माने में मुझे कभी गाँव में भी जब था तो मुझे याद नहीं है कि मैं 5, 8, 9 किलोमीटर मैं चल के गया हूँ। या तो साइकिल होती थी या कोई सवारी से जाता था, और मैं चल के स्टेशन तक जाता था क्योंकि इतना पैसा होता नहीं था कि मैं बस से जाऊँ। अब ये सब जंग शुरू हुई तो शुरू तो हो गई, क्योंकि मैं बनारस में भी जर्नलिज्म करता था, तो मुझे लगा कि ये हो तो गया, अब सर्वाइव कैसे करूँगा? आ तो गया। अब तो खाने के लिए तो पैसा चाहिए, आ तो गए। अब मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, पहले तो जर्नलिज्म चूँकि मैं जानता हूँ, पहले वो करूँ। तो मैं सीधा वहाँ से निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में गया, वहाँ एक मैगज़ीन निकलती थी उस ज़माने में, माधुरी, फ़िल्मों की मैगज़ीन थी। तो उसके विनोद तिवारी एक एडिटर थे, जो मुझे पता था डैडी के बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो मैं उनसे मिला और मैंने बोला कि अंकल ऐसा-ऐसा है, डैडी को बोलिएगा मत, उनको पता नहीं है, मगर मैं चूँकि अभी यतीम हो गया हूँ, लावारिस हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सर्वाइव करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला, अच्छा बेटा तुम एक काम करो, तुमको मैं 15 दिन में एक बार आती है मैगज़ीन, तुम्हारा एक आर्टिकल मैं छापूँगा और उसका 500 रुपया मिलता है। अरे मुझे लगा 500 तो 5 करोड़ के बराबर मुझे दिखने लगा, कि जब 10 रुपए में मुझे एक टाइम का खाना मिल रहा था, तो मुझे लगा यार 500 रुपए में तो सारी ज़िंदगी अपनी खुशहाल हो जाएगी। सेट है जिंदगी। खैर मैंने वो ले ली और मेरा पहला इंटरव्यू मैंने किया था, शक्ति कपूर उस वक़्त नए-नए आए थे, विलेन, बड़ा नाम हो गया था। तो उसके बाद मैंने वहीदा रहमान, शशि कपूर, दुर्गा खोटे, किनका किसका इंटरव्यू नहीं किया, मिथुन चक्रवर्ती, उस ज़माने के जितने। और फिर मैंने ट्यूशन्स पकड़ लिए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स काम किया था मैंने। तो वहाँ भवंस कॉलेज एक है, वहाँ पे एक टीचर थे, उनसे मैंने पहचान निकाली, उनके माध्यम से वहाँ के। तो मैं जिस बच्चे को पढ़ाने गया, जी। तो जब उसका बाप बुला के बोला उसको कि आओ आओ तुम्हारे गुरुजी आए हैं, तो मेरी हाइट है 5 फीट 4 इंच जी। और वो था 6 फीट 2 इंच का। तो वो पहले ऊपर से मुझे देखा, बोला ये मेरे गुरुजी हैं। तो उसने बाप ने, अच्छा वो बेचारा बाप के सामने कुछ बोला तो नहीं, और मैं भी डर गया कि अरे इस लड़के को मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो साला हमारे बाप का बाप लग रहा है। तो अब वो आया पहले दिन, तो बैठा, तो अब उसको मुझे गुरुजी कहने में लगे शर्म कि आ इनको रही है। मैं क्या गुरु बोलूं यार, ये आदमी तो बच्चे की तरह है। अच्छा मेरी, अभी तो मेरा वेट ठीक ठाक है, उस जमाने में वेट भी बहुत कम होता था और हाइट कम थी, तो लोगों को लगता ही नहीं था कि मैं एमकॉम पढ़ा हुआ हूँ या। खैर फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो उसको लगा कि नहीं यार, गुरुजी को ज्ञान तो है। तो ऐसे ऐसे करके मैं सरवाइव करता रहा बेटा, और उसी बीच एक हादसा हो गया और मेरी चाची जी का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बनारस जाना पड़ा। तो ये करीब 6 महीने के बाद मैं बनारस जब गया, तो मैं
वहाँ चर्च गेट के फुटपाथ पे वो कपड़े बिकते थे, जैसे शर्ट तुमने पहना ना वैसे शर्ट, वो शर्ट थी 11 रुपए की। गाइस वहां से नहीं लाया नहीं, मैंने बोला इस तरह की शर्ट जो होती थी, तो उसने 11 रुपए की शर्ट थी। तब 11 रुपए की शर्ट कैसी होगी तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो मेरी माँ ने जब देखा, और मैं और पतला हो गया था स्ट्रगल कर करके, तो उसको लगा कि यार तो मर जाएगा लड़का है। तब उसने एक खत लिख दिया पिताजी को कि मेरा बेटा जो है 6 महीने से वहाँ संघर्ष की आग में जल रहा है, आपको कभी उसकी खोज खबर लेने की भी नहीं सूझी। उस टाइम पे फोन भी नहीं होते थे, कुछ नहीं, कहाँ फोन सुन, कुछ नहीं होता था। तो पिताजी का जवाब गया कि भाई तुम्हारा बेटा मेरे सपनों में नहीं आता, मुझे कैसे पता कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया हुआ है, अभी आपने लिखा है तो मैं उसको ढूंढता हूँ। तो उनको पता था कि किसी न किसी रिलेटिव को तो जरूर पता होगा। तब उन्होंने लगाया, तो फूफा जी को पहले तो उन्होंने बहुत डांटा उनको कि आपने इतनी ज़रूरत कैसे की, और आपने अगर चलो लेके भी आए तो आप मुझे बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला कि अनजान जी उसने मुझे कसम दी थी कि आप बोलना मत पिताजी को, तो मैं अभी आपसे दुश्मनी लूं कि उससे दुश्मनी लूं, मुझे समझ। हम लोगों ने बोला भाई अब उसकी अपनी लड़ाई है, लड़ने दो। बोले नहीं, उसको आप कल लेके आओ। अब मैं आया, जब फूफा जी आए मेरे पास, उन्होंने बताया, तो फिर मैं, पिता का आदेश था तो जाना पड़ा। ये मीटिंग बड़ी दिलचस्प रही बेटा। हाँ। और इन 23 साल में मेरे पिताजी से केवल 3 मुलाकात। 23 साल में मैंने उनको केवल 3 बार देखा था, क्योंकि वो मुंबई में थे, मेरा परिवार बनारस में था। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको खुद खाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो कहाँ से परिवार को भेजेंगे, कहाँ से परिवार को ले जाएंगे। तो वो कभी साल 2 साल में एक आध बार आते थे, तो मुझे लगता था मेरे घर में कोई रिश्तेदार आया हुआ है। ओहो। तो पिता पुत्र का कोई रिश्ता था ही नहीं। तो जब मैं मिला भी, तो एक तो मेरे अंदर वो बहुत जबरदस्त विद्रोह था, एक आग थी कि ये आदमी जो है, इस आदमी की वजह से मैं टार्चर इतना सह रहा हूँ, मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं ये सोच के गया था मैं इनके साथ जाऊंगा नहीं। आज ये जो भी सवाल करेंगे मैं उसका 2 टूक जवाब देने वाला हूँ, और मैं चला हूँ। मुझे याद है आज भी वो रेस्टोरेंट है, पाम्पोस नाम है उसका, और ये तब तक इनका नाम बहुत बड़ा हो गया था। तो ये शराबी या किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग से लौटे थे, तो वहाँ रेस्टोरेंट में हम 2 लोग थे, फूफा जी और मैं, और वो अकेले आए थे। तो उन्होंने फूफा जी से बोला कि आप जाइए, मैं इनसे बात करूँगा। तब उनका पहला सवाल था कि मेरी बातों पे आपने कभी गौर नहीं किया, मना करने के बावजूद आप यहाँ आए, आपने ज़रूरत की। कर सकते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप जवान हो चुके हैं, आपको अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। मगर मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, और आपको, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया, तब मैं अपनी डिज़ायर आपको बताऊंगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ। मैं तैयार था, मैंने बोला कि पूछिए आप। उन्होंने कहा कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया? अब मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ कि ये मेरे पापा बैठे हैं। ये मेरे पापा हैं, और मेरे से इस मौके पे जब देख रहे हैं कि मेरी ये हालत है, और एक बाप एक बेटे से ये सवाल कर रहा है, जबकि उस जमाने में प्यार के बारे में बाप बेटे कभी जिंदगी में बात नहीं। अब मुझे बहुत अजीब लगा, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्या बोलूं? ये बोलूं तो क्या बोलूं। तो मैंने बोला था कि मैं जो बोलेंगे मैं 2 टूक जाऊं। मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के प्यार किया था? तो मुझे लगा इनको मेरी लव स्टोरी के बारे में तो कुछ पता नहीं चल गया, नाराज है इसकी वजह से पूछ रहा है। तो मैंने बोला पापा कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता। अब आप मुझसे पूछिए कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया। तब मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई कि यही सवाल तो, यही द्वंद्व तो मुझे खा रहा था कि ये सवाल इन्होंने मुझसे इस वक्त क्यों पूछा। तो मैंने बोला हाँ आप बताइए आपने क्यों पूछा। तो उन्होंने पूछा कि, कहा कि मैंने इसलिए पूछा, ये जिस नगरी में तुम आए हो ना बेटा, ये इंडस्ट्री एक महबूबा की तरह है। ये बावफा भी हो सकती है और बेवफा भी हो सकती है। मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो कि भगोड़े आशिक हो। जो सच्चा आशिक होता है, जो तुमने जवाब दिया ना,
कि जब कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता, केवल प्यार करता है। इसका मतलब है कि तुम सच्चे आशिक हो, भागोगे तो नहीं। तो इस बात की तो तुमने गारंटी मुझे दे दी और मैं फर्म हो गया कि तुम यहाँ से भागोगे नहीं। अरे वाह। अब आइए, अब वो मेरा बाप बहुत बड़ा फिलासफर था बेटा। अब दूसरा सवाल आओ, क्या सोच के आए थे कि ये जन्नत है, अप्सराएं हैं, परियां हैं, ग्लैमर हैं, तुम भी साहिर, अनजान और आनंद बख्शी बन जाओगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, तुम्हारे भी गाने बजेंगे, यही सोच के आए ना कि ये जन्नत है, यहाँ पे तो भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमने बोला हाँ। बोले मगर ये नहीं सोचा बेटा कि जन्नत कैसे मिलती है, पता है तुमको? मैंने बोला नहीं। बोले उसके लिए मरना पड़ता है। सो आर यू रेडी टू डाई? मरने के लिए तैयार हो? तो मैंने बोला हाँ, अगर आया हूं तो जन्नत देखनी है तो मरना तो पड़ेगा। बोले वेरी गुड। अब लास्ट सवाल, मैं तुम्हें जिंदगी में सब कुछ वो दूंगा जो तुम मांगोगे, क्योंकि अब भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं संघर्ष की दुनिया से निकल चुका हूं और तुम मेरे बेटे हो। अब 1 साल तुम अब लिखोगे नहीं, अब मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। तुम आए हो ना यहाँ, तो तुमको ये बताऊंगा कि कवि और गीतकार के बीच फर्क क्या होता, यहाँ कैसे गाने लिखे जाते हैं, यहाँ पे तरीका क्या है, टेक्निकलिटी क्या है, यहाँ की लैंग्वेज क्या है, वो समझाऊंगा। और जिस दिन मुझे लग जाएगा कि अब तुम परफेक्ट हो चुके हो, उसके बाद अगर तुमने मुझसे कभी ये कहा कि पापा ये लाइन में मैं फंस गया हूँ, आप मुझे बता दो, तो उसी दिन मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर तुमको मंजूर हैं तो फिर तुम कल अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और आ जाओ घर पे। और वो रहते थे उस ज़माने में मुंबई के सबसे पॉश एरिया जुहू में, जिसमें कम से कम 5 तो स्टार रहते थे। वो किंग्स अपार्टमेंट उसका नाम है, जो आज भी वो बिल्डिंग है। और जब मैं निकलने लगा वहाँ से तो मुझे पूछे तुम्हारे पास कुछ पैसा वैसा है? मेरी हालत देख के उनको लगा ये तो फटे हाल हो गया। तो अभी भी मेरी जिद गई नहीं थी। और आशुतोष, उस वक्त मेरे पॉकेट में आज भी वो चवन्नी मुझे भूलती नहीं, 25 पैसा था। और मैंने उनसे इसलिए पैसा नहीं लिया क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ से मलाड उतरूँगा, मलाड से मेरे घर तक जाने का बस का भाड़ा 25 पैसा है, उससे मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ तक जिंदगी को मैंने दांव पे लगाया। और जब वहाँ गया बेटा, फिर वहाँ से जो दुनिया मेरी बदली है, और वो मुझे हर सिटिंग में लेके जाते थे, मगर किसी कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, भप्पी लहरी, मगर कभी ये नहीं बोलते थे कि ये लड़का है तो मेरा लड़का, मगर ये शायरी करना चाहे। ये बोलते थे इसको शौक है, सुनने आया है। बोले केवल तुम बैठ के ऑब्जर्व करो कि वो डायरेक्टर मुझे सिचुएशन कैसे बताता है, कहानी कैसे नरेट होती है, ट्यून कैसे बनती है, उस पर मैं वो सिचुएशन पे तुम भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। जिस दिन तुम्हारा मुखड़ा पास हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और जिसमें मुझे 1.5 साल लगे। 1.5 साल के बाद एक पिक्चर आई थी बिंदिया चमकेगी, रेखा जी हीरोइन थी। पहली बार आर डी बर्मन का म्यूजिक था, पहली बार मेरा मुखड़ा जब वहाँ फाइनल हुआ, बोले बस। क्या मुखड़ा था? वो था कि तूती बजाओ बजाओ शहनाई, बहना की शादी है नाचेगा भाई। तो वो गाना गया उनके नाम से। उस दिन भी उन्होंने बताया नहीं कि इसका मुखड़ा है। और उसके बाद से जब उन्होंने कहा कि अब तुमको मैंने छोड़ दिया, और वहाँ से जो जंग मेरी फिर शुरू हुई, फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टरों के पास जाना, उनको मुखड़े सुनाना, करते 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 तो पहला जो ब्रेक मिला एक भोजपुरी फिल्म थी छोटी सी, उसका नाम था बहरी सावन जी। उसमें गाना था कि मार के कटारी मर जइबे, अटरिया पे ना चढ़बे राजा। लिखा था मैंने इसके बारे में। सो वो गाना हुआ। उसके बाद फिर एक अजीब हादसा हो गया। क्या हुआ? एक म्यूजिक डायरेक्टर जो पिताजी का दोस्त था, मैं उसका नाम कहीं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं अच्छा नहीं समझता, मैं उसको सुनाने गया
तो मेरी पोइट्री की किताब मेरे हाथ में थी, तो बहुत प्यार से इज्जत से मुझे बैठाया गया, आओ बेटा आओ, क्या सुन। आशुतोष, मैंने उसको 50 कविताएं अपनी सुनाई और बहुत गौर से करीब 1.25 घंटा बैठ के वो सुना। ठीक है। उसके बाद मेरी वो डायरी ली और वो रहता था तीसरे महले पे। बेटा, खिड़की से उसने पूरी डायरी फेंक दी और मुझसे बोला कि तुम इतने बड़े शायर के बेटे हो, क्यों बाप का नाम खराब कर रहे हो? मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम कभी गीतकार नहीं बन सकते हो बेटा, उनका नाम मत खराब करो। मैं तुमको 500 रुपये देता हूँ, तुम गाँव वापस चले जाओ। पढ़े लिखे आदमी हो, नौकरी कर रहे थे, वहाँ जाके काम करो, कहाँ आ गए यहाँ शायरी कर। और मैं जब उनकी सीढ़ियों से उतर रहा था ना, तो मेरे पाँव ऐसे ऐसे लरज रहे थे। उसी वक्त जब मैं तीसरी चौथी सीढ़ी से जब मैं नीचे उतर रहा था, तब एक पिताजी की एक लाइन, उनकी एक किताब की एक लाइन है जिसने मुझे हौसला दिया ऐसा। वो लाइन है कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूं। एक आदमी का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता। अभी तो लड़ूंगा, अभी मैं जाऊंगा तो नहीं। आया, वो डायरी उठाई और सीधा, मुझे आज तक उस बस का नंबर याद है, 222। वहाँ से वो आती थी, खार में एक जगह है बम्बई में, वहाँ उषा खन्ना जी अभी भी हैं। सीधा उनके सिटिंग रूम पे गया और लकली मेरा लक था, अकेले बैठी हुई थी। आओ आओ लाले, आजा आजा आजा, क्या हाल है? मैंने बोला फर्स्ट क्लास। उषा जी, उनसे मिलता रहता था मैं पहले स्ट्रगल। मैंने बोला उषा जी आपको कुछ मुखड़े सुनाने। बोला सुना सुना सुना। तो मैंने उनको केवल 3 मुखड़े सुना, वही जो मुखड़े मैंने उसको सुनाए थे, 3 मुखड़े ही सुनाए। उन्होंने बोला समीर ये तीनों गाना मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मेरी जिंदगी का पहला हिंदी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हुआ। फिल्म का नाम था बेखबर और उसका हीरो था जो महाभारत में कर्ण का रोल जिसने किया था। समझ गया, आ गए पिक्चर। कर्ण, वो मधु कपूर हीरोइन थी। पिक्चर का नाम था बेखबर और वो गाना था अलका याग्निक का दूसरा जिंदगी का गाना, गोरी परेशान है काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है। ये गाने से जो शुरुआत हुई बेटा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे छोटा मोटा काम, कभी जिंगल लिख लेता था, कभी ऐड किसी का लिख दूं। मैंने पिंकू ग्राइप वाटर का पहला ऐड मैंने लिखा था, मालूम है? और उसके लिए मुझे और आनंद मिलिंद को कितना पैसा मिला था मालूम है? कितना? हम लोगों को जब रिकॉर्डिंग हो गई तो डायरेक्टर ने लिफाफे में बंद करके बोला यार तुम लोगों का तीनों का पैसा इसमें मैंने रख दिया है, तीनों का पैसा हाँ ले लेना। तो हम लोग बाहर निकले तो हमको लगा, और हमारी हिम्मत देखो कि हम कहाँ तक सोच रहे, मतलब सोच भी वहां तक नहीं जा रही है कि यार 500 तो नहीं दिया होगा साला, मगर मुझे लगता है कम से कम 200 रुपया तो होगा यार तीनों लोगों के नाम पे। जब लिफाफा खोला ना तो उसमें 100 रुपया था और 30 रुपया 30। और इतना गुस्सा आया कि हमने बोला नहीं, अब आनंद मिलिंद इस पैसे का कुछ बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। बोले क्या? हम उस जमाने में 11 रुपए की बियर मिलती थी, तो हमने 3 बाटल बियर खरीदी, कार्टर रोड समंदर किनारे गए और बियर पी के गाली दिया उसको कि साले तेरा ऐड, तेरी पिक्चर कभी नहीं चलेगी, तूने 100 रुपया किस हिसाब से दिया भाई? कम से कम चलो 150 दिया तो होता तो 50-50 बांट लेते, 100 रुपए में क्या करे? 33 रुपए तो ऐसे दौर से गुजरता रहा, कुछ छोटी फिल्में, कुछ रीजनल फिल्में करता रहा। लकली वो एक मौसम आया, वो एक बड़ी लंबी कहानी है, कैसे दिल मिली मुझे। आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, उन्होंने पहली पिक्चर की कयामत से कयामत, वो चल गई। फिर मेरे हाथ से एक डोर गई, अरे यार तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ इतना, इनकी तो मजरू साहब के साथ पिक्चर हिट हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर लकली आमिर खान ने इन लोगों को बुलवाया और कहा कि मेरी दूसरी फिल्म शुरू हो रही है, तुम ही लोगों को म्यूजिक देना। और इनके साथ में मिलने चला गया था आमिर खान से, क्योंकि कयामत से कयामत का जो डायरेक्टर था उसने एक वीडियो फिल्म बनाई थी अम्बर्टो, जिसका गाना मैंने लिखा था। अच्छा। और उसने मेरे लिए कयामत से कयामत तक में अपने बाप से बहुत लड़ाई की कि मुझे आनंद मिलिंद समीर ही चाहिए, मगर नासिर हुसैन ने बोला था कि नहीं, या तो म्यूजिक डायरेक्टर तेरा होगा या राइटर
तेरा होगा। मैं दोनों, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन ले या राइटर मजरू को ले। तो जब उसने देखा कि अब मुझे एक चूज करना है तो म्यूजिक डायरेक्टर को उसको लेना ही था, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का काम बड़ा था। तो वो पिक्चर उस तरह से मेरे हाथ में चली गई, वरना क़यामत से क़यामत भी मुझे मिली होती। मगर उस बीच मेरी आमिर से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि आमिर को लेके ही उसने वो अम्बाटो, उसके रिलेशन में है आमिर खान, मंसूर खान, ये लोग, ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन, दोनों ब्रदर हैं। तो आमिर को लेके ही वो अम्बाटो वीडियो उसने बनाया था। और उसके बाप ने बोला था तू पहले प्रूफ कर कि तू डायरेक्टर बन सकता है तो मुझे तू पिक्चर दूंगा। अच्छा। फिर क़यामत से क़यामत शुरू, और वो इतनी बड़ी हिट हो गई और म्यूजिक इतना बड़ा हिट हो गया। मगर आनंद ने मुझे एक बात बोली थी कि समीर जी आप घबराइए मत, हम लोगों ने इतना काम किया, मुझे हर पिक्चर तो मजरू साहब के साथ होगी नहीं, तो जहाँ मौका मिलेगा आप ही के साथ करेंगे हम लोग। और लकीली जब उसने बोला तो डायरेक्टर उस समय इंदर कुमार भी नए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई राइटर कौन, तो उन लोगों को लगा यार म्यूजिक डायरेक्टर, मैं राइटर कोई बड़ा लूँ, मगर उनका बजट नहीं था। तो आनंद दिल्ली ने बोला कि हमने कुछ गाने बनाए हैं, आप आके सुन लो, अगर आपको पसंद होता है तो फिर समीर के साथ कर लेंगे हम लोग। आए, उन्होंने पहला गाने उन्होंने सुना, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, तो वो उनको समझ में आ गया। फिर वहाँ से गेम, और वो पिक्चर रिलीज जो हुई उसके बाद से लेके बेटा आज तक तो पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। उसके बाद तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत कुछ ईश्वर ने कर दिया, और वो सारे सपने जो कभी देखे थे, जो नहीं देखे थे, वो भी पूरे हुए। तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का। और बहुत लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी हैं मुझे मेरे गानों को कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सर, मोहब्बत को समझने के लिए आशिकी को समझना जरूरी है। आपने अपनी बातों में ही बताया कि आपके पिताजी ने भी आपको चेक किया कि ये कितना सच्चा आशिक है। करेक्ट। और आशिकी फिल्म के भी सारे गाने आपने, जी, आशिकी फिल्म से आपको पहला फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिला था। जी। उसका कैसा एक्सपीरियंस था? आशिकी भी कमाल की कहानी है। अभी क्या देखो, ये तुम्हारा पॉडकास्ट जो है ना, ये अगर मेरे साथ बैठोगे तो 3 महीने का पॉडकास्ट एक ही सिटिंग में ख़त्म हो जाएगा। मेरे को चलेगा। तो आशिकी ऐसे शुरू हुई कि गुलशन जी उस ज़माने में टी सीरीज़ के जो ओनर थे, उन्होंने उस ज़माने में एक सिलसिला शुरू किया कि मैं कुछ सिंगल गाने, अभी चल रहे हैं बहुत से सिंगल, उस ज़माने में उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने पहला एक गाना निकाला था लाल दुपट्टा मलमल का, एक प्राइवेट एल्बम, वो बड़ा हिट हो गया। तो उन्होंने नदीम श्रवण अनुराधा से रिक्वेस्ट की कि हमको एक बार पापा जी से मिलवाइए। तो मिलवाए, तो उन्होंने बोला देखो पिक्चर तो मेरे पास है नहीं, आप लोग मेरे लिए एक प्राइवेट एल्बम कर दो। तो उन्होंने एक एल्बम किया जिसका नाम उन्होंने रखा था चाहत। और पहला गाना मैंने उसमें लिखा था मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वो गाना हुआ, फिर 2 गाने और उस पिक्चर में हुए, अपना एल्बम में हुए। तो उन्होंने एक म्यूजिक बैंक बनाने का सिलसिला शुरू किया, और जो डायरेक्टर आते थे तो उनको बोलते थे कि भाई आप पिक्चर बना रहे हैं, पहले हमारा म्यूजिक बैंक भी सुन लीजिए एक बार। हाँ। लकली महेश जी आए, तो महेश जी को उन्होंने ये चाहत के 3 गाने 4 गाने सुना दिए। तो महेश जी इतने उससे इंस्पायर्ड हुए, हाँ, उनको लगा कि यार ये तो कमाल का म्यूजिक है। उन्होंने बोला देखिए गुलशन जी, मैं पिक्चर तो बनाना चाह रहा हूँ, मगर ये म्यूजिक सुन के मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस म्यूजिक के हिसाब से मैं एक कहानी लिखूंगा और एक फिल्म बनाऊंगा। ये गाने आप किसी को दीजिए मत, ये गाने मेरे लिए आप प्रिजर्व कर दीजिए। हो गया भाई। फिर उन्होंने पिक्चर का टाइटल रखा आशिकी रखा, और फिर वो गाना मैंने पहला लिखा, आंसू की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हो गया। अब होने के बाद फिर जो सिचुएशंस बनी उस पर हमने गाने लिख दिए, पिक्चर हो गई तैयार, नया लड़का नई लड़की। अब गुलशन जी ने जब पिक्चर का ट्रायल देखा तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका बहुत नेगेटिव आया कि अरे यार सर ये कौन नया लड़का, बेकार, देखने में भी गंदा है, लड़की भी अजीब गंदी सी है, ये क्या चलेगी। अब म्यूजिक जो है ऐसा लग रहा है कि वो जो कोई प्राइवेट गानों का एल्बम चल रहा है। गुलशन जी सब वेस्ट हो जाएगा पैसा, आप पिक्चर रिलीज मत करो, केवल एल्बम रिलीज कर दो। हाँ। अब वो पिक्चर रिलीज करने को तैयार नहीं। अब हमको गुलशन जी ने जब ये कहा तो मैं भागा महेश जी के पास, मैंने बोला सर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। नदीम श्रवण वहाँ से भाग के आए, हम लोग महेश जी को पकड़े गए। मुझे वो सीक्वेंस याद है, गुलशन जी उस वक्त एक्टिंग करते थे, वो त्रिशूल लेके शंकर जी बने हुए भजन गा रहे हैं। हाँ। तो महेश जी से बहुत डरते थे। तो उनको पता चला कि महेश जी आए हुए हैं, आनंद मिलिंद, समीर, अपना नदीम श्रवण समीर आए हुए हैं, तो फटाफट गए मेकअप, अरे आइए आइए बाबा जी, आइए महेश जी आइए, बड़े भैया आइए आइए।
तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना गुलशन तुम वो रिलीज नहीं करना चाह रहे हो हमारी फिल्म का म्यूजिक। अरे बोले भैया लोग बड़ा अगेंस्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोले अरे तो एल्बम है, ये तो पाकिस्तानी गज़लें लगती हैं, क्या चलेगा, फिल्म का म्यूजिक नहीं है वो। महेश जी ने बोला कि गुलशन जी मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मुझ पर भरोसा है, मेरा बड़ा नाम है आपको पता है। बोले हाँ। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर ये म्यूजिक इस सदी का सबसे बड़ा म्यूजिक नहीं होना तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने वादा करता हूँ। अच्छा गुलशन जी पक्के बिजनेसमैन। उन्होंने बोला भैया अच्छा आपको इतना भरोसा है? बोले हाँ। बोले आप पेपर पे लिख देंगे? बोले लिख दिया, लाइए। और मंगाए पेपर, उस पर लिखा महेश जी ने। क्या तो बात। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है महेश जी, भाई आपने वो इतनी बड़ी बात लिख दी ना, तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इतना बड़ा प्रमोशन मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना नहीं किसी फिल्म के लिए किया होगा, इस फिल्म को मैं इतना बड़ा प्रमोशन दूंगा। अब हमारी आपकी ज़िंदगी लग गई दाव पे, उनकी दाव पे लगी और हमारी तो ऐसा लगा कि यार अब तो हमारा गेम सेट हुआ। बेटा म्यूजिक ऐसा कि तुम साड़ी के दुकान में जाओ आशिकी, कंगन खरीदने जाओ आशिकी, बाथरूम में खड़े हो आशिकी, या मतलब साड़ी आशिकी, जिधर जाओ आशिकी आशिकी आशिकी। तो उन्होंने बोला भैया एक और प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। तो बोले क्या? बोले लड़का लड़की बहुत गंदे हैं भैया, इनका मुंह कौन देखेगा। तो बोले चलिए इसका भी रास्ता निकालता हूँ। तुमको याद है उसका पोस्टर, उन्होंने कोट जो है कोट दोनों के ऊपर डाल दिया और पहला पोस्टर वो कोट के साथ रिलीज किया कि अंदर कौन है किसी को पता ही नहीं है। तो वो लोग क्यूरियस हो गए कि यार है क्या, इतना प्रमोशन हो रहा है इसका, लाइक हीरो हीरोइन का कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कौन है, और केवल म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बेटा रिलीज जिस दिन म्यूजिक, आज भी भूषण कुमार ने भी बोला कि सर आज भी हाईएस्ट सेल ऑडियो अगर कोई है इंडियन फिल्म हिस्ट्री में तो दैट इज द आशिकी। और वो रातों रात पिक्चर का रिलीज होना और हम लोगों का स्टार बनना, मतलब एक एक दिन में 8-8 9-9 10-10 फिल्में हमने साइन की हैं साथ में। देयर वाज द टाइम आशुतोष आई वाज डूइंग 110 फिल्म एट ए टाइम। मतलब ऐसा लगा कि 90 पूरा डेडिकेट हो गया म्यूजिक के लिए, केवल म्यूजिक म्यूजिक और म्यूजिक ही सुनाई देने लगा हर जगह। म्यूजिक हमारा पोस्टर पहले लगता था म्यूजिक रिलीज होने के पहले। तो वो दौर हमने देखा है और जिया है बेटा। तो कहीं ना कहीं कोई अब शिकवा गिला या कोई रंज नहीं है कि आज काम कम है, नहीं है, कोई नहीं है। फिर वही शाहिर साहब की लाइन याद आती है कि कोई भी आप जो शिखर पे होते हैं तो ढलान पे आना ही आना है। हमको कोई प्रॉब्लम, अगर हमने वो सब कर लिया जो हमको करना था, अभी भी जो काम कर रहे हैं अपने, जो अच्छा काम आता है करते हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, मतलब इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना, इतनी इंस्पिरेशनल। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। तो सर, फिल्म फेयर भी देखा, हर एक सुपरस्टार, अभी आपने हिमेश रेशमिया जी का भी वो आपका सुरूर जो है जी। उसके सारे गाने आपने लिखे हैं। जी हाँ। बदलते दौर के साथ अभी धूम के गाने आपने लिखे हैं जी। आपने हाउसफुल के गाने लिखे हैं, मतलब उस जमाने से लेके इस जमाने तक जो आपने कोप अप किया है लोगों के बदलते, इतना चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इतना सब कुछ टेस्ट बदलता है, म्यूजिक का टेस्ट बदला है, ये कैसे हो पाया? क्या ऐसी टेक्निकलिटीज है जो आपने सीखी है? नहीं आशुतोष, देखो मेरी किताब जो है ना समीराना गीत, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल भी है, उसमें मैंने एक पूरी लाइन लिखी है कि वक्त की उंगली पकड़ के चल, वरना वक्त जाएगा आगे निकल। तो आप अगर बदलाव को महसूस जब नहीं कर पा रहे हैं ना, तो समझ लो कि अब आप सेनाइल में गए।
आपके सोचने समझने की, स्मेल करने की, आपका IQ वीक हो चुका है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो बेटर है बैक सीट ले लो। जब तक उस बदलाव को महसूस कर रहे हो, बदलो अपने आप को। केवल महसूस करने से नहीं होगा, और बदलना बहुत मुश्किल होता है। बदलने का मतलब होता है आपको एक, जैसे बच्चे आशुतोष को तोड़ के जवान आशुतोष करना, और एक जवान आशुतोष तोड़ के बूढ़ा आशुतोष करने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया लगती है अपने आप को, अपने थॉट्स को बदलना और नई पीढ़ी के साथ मर्ज होना और वक्त के साथ चलने में। और मैंने जब इतना काम किया तो एक दौर आया कि म्यूजिक बदलने लगा। ये मेरा भाग्य था कि उस दौर में बदलाव में जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनका साथ मिल गया। जैसे हिमेश ने मुझे जवान कर दिया। हिमेश के साथ पहली पिक्चर मैंने की तेरे नाम। अरे अच्छा, ट्रेंड सेटर म्यूजिक हुआ, खतरनाक। उसके बाद हिमेश सारे गाने भी आपके? सारे गाने बेटा, सारे गाने। तो हिमेश ने कहा कि सर कुछ करना पड़ेगा, ये चल तो गया बट अब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ करना। तो हमने बोला बेटा चलो करें। मैं बोला कि सर एक पिक्चर आई है, इसमें मैं कुछ नया करता हूँ। हमने कहा क्या नाम पिक्चर का? तो उसने बोला कि नाम है आशिक बनाया आपने। अरे मैंने बोला यार ये तो बहुत खतरनाक टाइटल है, इस पर कोई टाइटल गाना मत बनाना, क्योंकि बख्शी साहब का इतना बड़ा गाना है, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक, अब इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा बेटा? तो बोला सर आप फिक्र ही मत करो, आपको पहले लिखवाऊंगा नहीं, मैं ऐसी ट्यून बनाऊंगा ना कि वो लोग भी सोचेंगे कि यार ये आशिक बनाया वो, और ये आशिक बनाया मैं क्या है। तो फिर उसने तो ट्यून यार आशिक बनाया, वो तो मैसिव वायरल था। ऐसा क्रेज हुआ वो म्यूजिक बेटा कि बाप रे बाप। वहां से एक नए समीर का जन्म शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो पिक्चर आई, वो गाना, वो भी बाप रे बाप, यूथ में इतना बड़ा, झलक दिखला जा एक बार आ जाया 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 जा, लोग पागल हो गए कि यार ये कौन सा रंग आया। फिर वो जो तुम बोले हो तेरा 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 सुरूर, फिर वो टोपी लगा के हिमेश, आज भी हम लोग जब जाते हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे तो यही बजते हैं बेटा, यही बजते हैं। तो वहां से एक बदलाव आया, फिर वो एक जनरेशन जो नई आई। फिर मेरी जिंदगी में प्रीतम आए तो प्रीतम के साथ एक पिक्चर शुरू हुई। आदित्य चोपड़ा का मुझे फ़ोन आया कि सर आ जाओ। इसके पहले मैंने उनके बैनर में 2 फिल्में लिखी थी, आईना और ये दिल लगी। आईना का भी म्यूजिक बहुत, गुरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, दिन के दिन तो ना। फिर वो गाना भी है, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, ये दिल लगी का गाना था। और फिर उसका वो गाना बहुत चला था, होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम। तो म्यूजिक दोनों के बहुत हिट हुए थे। तो उन्होंने बोला सर मगर इस बार एक चैलेंज है आपके लिए, ये पिक्चर जो है ये म्यूजिकल नहीं है, बहुत बड़ी एक्शन फिल्म मैं बना रहा हूँ, आपको चैलेंज देता हूं कि अभी एक्शन फिल्म में आप हिट म्यूजिक दे के बताओ। धूम। तो मैंने कहानी सुनी, मैंने बोला यार कहानी तो बड़ी जबरदस्त, साला म्यूजिक क्या होगा इसमें, और रोमांटिक फिल्म में मैं लिख रहा था। खैर तो बोले अभी सर 2 दिन प्रीतम, और इसमें नया म्यूजिक डायरेक्टर मैंने लिया है प्रीतम। तो हमने बोला कोई बात नहीं बेटा। मैं आया तो जैसे ही मैं उनके ऑफिस से लिफ्ट से निकला तो 2 लोग लिफ्ट के बाहर खड़े थे, उस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और उसका डायरेक्टर जो अभी जिसकी डेथ हो गई संजय गढ़वी। अच्छा। तो वो लोग बड़े मायूस खड़े थे। तो मैंने बोला क्या हुआ प्रीतम? बोले अरे सर इतनी अच्छी ट्यून सुनाई हमने आदि जी को तो रिजेक्ट कर दिए। बोले नहीं यार बकवास ट्यून है, ये नहीं चलेगी, कुछ अलग सोचो। तो आप जरा सर आप अंदर जाने के पहले जरा आप सुन लो, आप देखो कैसी लगे। तो मुझे उन्होंने धुन सुनाई, मतलब धुन तो ठीक लग रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोला सर आप कुछ कन्विंस करिए। तो मैं गया तो मैंने बोला कि आदि ये कोई प्रीतम ने तुमको कोई धुन सुनाई, मुझे लगा तुम। बोला नहीं सर बहुत बकवास है इसमें। वो क्या आपने सुना? हमने बोला हाँ बताया कुछ। बोला सर लला लला गा रहा है साला, मुझे वो सब चाहिए ही नहीं पुराना। तो मैंने बोला कि आदि एक काम कर, ठीक है तुझे धुन पसंद नहीं है ना, वो लैला वैला वर्ड तुमको पसंद नहीं है ना, मैं कुछ इसको करूँ तो तुम इसको एक बार सुन तो लो। बोला सर ठीक है सर, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो करो। तो ओरिजिनल जो मुखड़ा था ना उसने कुछ डमी वर्ड लिखा था,
उसमें वो लाइन आती थी, मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला, और वो उसको पसंद नहीं। तो मैंने ट्यून ली, उसके ऑफिस से निकला हूँ बेटा, उसका ऑफिस से जुहू बीच एक जगह है वहाँ पे, वहाँ का डिस्टेंस 20 मिनट का होगा। तो मैं ट्यून सुनता रहा, मेरे पास पहले टिप रिकॉर्डर हुआ करता है, तो उसमें मैंने सोचा कि पिक्चर का नाम इसने धूम रखा है, अगर मैं इस ट्यून पे कहीं धूम फिट कर दूँ तो मज़ा आ जाए। तो अब मैंने कैसे फिट करूँ, तो वो ट्यून मुझे घूम रहा, दा 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 दरी लैला, तो मैंने धूम मचा ले धूम। बस ये लाइन का सूझना था कि मैंने फोन किया आदि को, मैं आदि आ रहा हूँ। ओहो, मैं टर्न की गाड़ी, मैंने बोला कि तेरा गाना हो गया। प्रीतम को पता ही नहीं कुछ, अभी प्रीतम निकल गया, घर गया मैं, तो उसने बोला सर क्या हो गया, बोला तू सुन। और इतने मतलब अभी कुछ लिखा नहीं ऊपर, केवल इस फ्रेज में जहाँ मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला गा रहा था, वहाँ मैंने फिल्म का टाइटल फिट कर दिया है। बोला सर हो गया गाना, अब आपको जो मन में आए लिखो। फिर वो मैंने प्यार प्यार करना है कर रहे, इश्क में जी ले मर ले, इश्क ना हो दोबारा। तो यहाँ से फिर वो एक मौका हुआ और उस फिल्म का म्यूजिक इतिहास हो गया बेटा। 3-3 4-4 धूम बनी, हर में वो गाना तो चाहिए ही चाहिए। एक बार लिखा, फिर उसका एक इंग्लिश वर्सन आया, फिर दोबारा वर्सन मैंने लिखा, अब इस बार क्या आएगा पता नहीं। सो यहाँ से वो एक दौर मेरा 90s के बाद शुरू हुआ, हेरा फेरी के सारे गाने, हाँ, मुझको याद सताए तेरी। फिर एक मोड़ आया जब मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया। 1996-7 में गुलशन कुमार वाज किल्ड। नदीम श्रवण क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं मेरे। नदीम श्रवण ने कंट्री छोड़ दी, रमेश तुरानी, कुमार तुरानी टिप्स के ओनर जेल में। अब मेरे जितने बैकबोन्स थे सब गए। आनंद मिलिंद को काम मिलना शुरू कम हो गया था, मेरे पिताजी की डेथ, मेरा डायरेक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर जिसके साथ इतनी बड़ी पिक्चर शुरू हुई थी 10, संजय दत्त, सलमान खान, रवीना टंडन, मतलब उस दौर की, और सबसे बड़ा डायरेक्टर मुकुल आनंद, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ, पिक्चर आधे में रुक गई वो। तो मैं जब पिताजी की डेथ हुई, मैं बनारस आया, उनके सारे उनका क्रियाकर्म करने के बाद मैं सोचूं कि मैं मुंबई जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा। और हर आदमी मेरे पीछे भागे, पुलिस वाले, वो मीडिया की, सारे नदीम का हाथ आ गया, कैसे हुआ क्या। मैं घर से निकलना मुश्किल हो गया कि साला ये बिना मतलब की आपको चीज़ों, बिना मतलब लेना देना। मगर अब चूंकि दोस्ती इतनी करीब की 24 घंटा, और हमारा गुलशन जी का, नदीम श्रवण का साथ इतना कि सारी फिल्में सुपर डुपर ट्रायो ही बोला जाता है, ट्रायो आप लिखते थे। तो मगर अब आना तो था, मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं। तब तक तो पूरा परिवार आ चुका था, पूरी दुनिया यह हो गई थी, शादी हो गई, बच्चा। सो मैंने बोला कि नहीं, आया बेटा। तो ये पिताजी का आशीर्वाद देखो, आते ही जिस दिन आया उसके दूसरे दिन पहला फ़ोन आया यश चोपड़ा का कि समीर तुम आ गए बेटा। हमने बोला हाँ अंकल आ गया हूँ, तुम आ जाओ, बंगले पे काम है। गया मैं, तो उन्होंने बोला देखो एक पिक्चर शुरू हो रही बेटा, तो नया लड़का है, नया डायरेक्टर है, और जावेद साहब ये फिल्म करना चाह रहे थे, मतलब गई थी जावेद साहब का, उन्होंने छोड़ दी पिक्चर, उनको इस पिक्चर का टाइटल पसंद नहीं आया। तो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं अब मुझे समीर के साथ करना है, तो तुम आ जाओ। और पिक्चर थी कौन सी मालूम है, कुछ कुछ होता है। और अभी उसी के गाने सुन रहे थे ना हम जब आप आए थे। तो वहाँ से जो बेटा फिर जब मैंने शुरू किया ना, तो वो एक ऐसा दौर देखा जो 90s में जितनी फिल्में की थी उससे डबल फिल्म मैंने। फिर मेरी ज़िंदगी में अनु मल्लिक, जतिन ललित और दिलीप सेन, समीर सेन, आदेश श्रीवास्तव, अब तक मैं 135 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ बेटा। सो वो धूम, और एक कमाल धूम हुई, और फिर ये पिक्चर शुरू हो गई। उसके बाद ये कमाल हुआ कि ये 2 फिल्में मेरी एक साथ रिलीज हुई, और दोनों का म्यूजिक इतना अलग कि तुम सोच नहीं सकते हो कि एक आदमी जो कुछ कुछ होता है कि गाने लिख सकता है, वो ये पिक्चर कैसे लिखेगा। और दोनों डायरेक्टर, पहले कुछ कुछ होता है का म्यूजिक रिलीज हुआ, तो उस पिक्चर के डायरेक्टर ने बोला यार बड़ा गंदा म्यूजिक क्या लिखा तुमने, तो गड़बड़े अजीब अजीब गाने हैं, मुझे देना मत कभी ऐसे। यार बोला तुम कोर्ट ने, भाई तेरी पिक्चर का नहीं है ना वो, तू क्यों चिंता कर रहा है। वो पिक्चर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और उसका म्यूजिक बेटा बाप रे, किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को,
ऐसा पकड़ा, मेरे प्यार का रस जरा चखना, वो मखना। लोग हैरान परेशान कि बाप रे, एक तरफ ये म्यूजिक, एक तरफ ये म्यूजिक, तुझे याद न मेरी और आई, दोनों किसी से हम क्या फिल्में दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट। सो फिर Hats क्या off. हुआ बेटा, वो एक दौर जिया, फिर एक दौर आया जब फिर नई ब्रीड आई, ए मिथुन और अमाल मलिक और ये बाकी जो नए जितने नए म्यूजिक डायरेक्टर आए सब आए, तो लोगों ने बोला यार समीर जी अब तो बूढ़े हो गए, अच्छा। अभी अब नहीं हो पाएगा, अब तो दौर बदल गया। अब हम लोगों के उसमें हमने बोला आओ बेटा अभी क्या है। तो मैंने 2 लड़कों को फिर पकड़ा, जो प्रीतम के यहाँ ये लोग प्रोग्रामिंग करते थे, और ये लोग मेरे पीछे पड़े थे, सर कभी कोई काम दिलवाइए, सर कोई काम दिलवाइए। तो एक वासु भगनानी की मैंने सारी फिल्में की हैं, हीरो नंबर 1, जोड़ी बीबी नंबर 1, कूली नंबर 1, सारी फिल्में। तो वो एक फिल्म बना रहे थे बेटे को लेके, उनके बेटे को हीरो बनना है। समझ गया मैं। तो मैंने बोला आओ। अब वो प्रीतम साइंड था उसमें, बट प्रीतम इतना बिजी था कि टाइम नहीं दे रहा था। तो मैंने उनको बोला कि सर ये 2 बच्चों को मैंने सुना है, इनके साथ एक बार बैठते हैं, देखते हैं अगर बात बन गई तो। और रेमो की पहली पिक्चर थी, डांस डायरेक्टर रेमो डिसूजा, और मुझे सिचुएशंस पता थी, तो मैं सचिन जिगर के साथ बैठ के मैंने सारे गानों का एक रफ आइडिया बना लिया था। अब वो रेमो आया सुनने बेटा, पहला ही गाना 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी। जैसे वो सुना, बोला सर हमारा म्यूजिक डायरेक्टर तो फाइनल हो गया, प्रीतम गया तेलंगाना, दुनिया मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो म्यूजिक डायरेक्टर यही चाहिए। और बेटा वो म्यूजिक ने मतलब उस वक़्त मतलब लिटरली ये गाना यूथ का एंथम हो गया था। मैं जहाँ जाऊँ बाप रे बाप लोग पागल हो गए थे। तो कर करा के बेटा ज़िंदगी अब इस मोड़ पे आके खड़ी है। आज तुम्हारे शहर में मैं हूँ, आज मैं भारत इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में आया हूँ, तो अब एक ज़िंदगी का एक दूसरा रूप देख रहा हूँ। अब आजकल मैं थोड़ा सा किस टाइम है स्पेस पे हूँ, तो मैं कुछ किताबें मेरी लिख रहा हूँ, मेरी बायोग्राफी आ रही है, मेरे गानों के पीछे की कहानी में किताब आ रही, श्रृंखला पूरी 50-50 गानों की, रूपा पब्लिकेशन से। वाओ। और एक मेरी फिल्मों की कहानी के ऊपर मैंने लिखा कि ये फिल्म कैसे, जैसे मैंने बताया आशिकी कैसे मिली, दिल कैसे, उस पर एक पूरी कहानी आ रही है। तो ये सब एक अलग काम जो मैंने कभी किया नहीं था, अब उस दिशा में कर रहा हूँ। कुछ फिल्में अभी भी हैं, उस पर काम चल रहा है। अभी मेरी OTT पे मैंने 2-3 फिल्में की, एक तो बंदा जिसको भी फिल्म फेयर मिला, उसके गाने। अभी मनोज वाजपेयी की अगली पिक्चर है भैया जी, उसका कर रहा हूँ। फिर हाउसफुल 4 शुरू हो रही है, उसके गानों पे चल रहा है। सो अब ईश्वर की दया से आई एम वेरी हैप्पी। बच्चे सब अपनी दुनिया में सेटल हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ज़िंदगी बहुत मुझे समझ बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दूसरे दिन में आपको इतनी जबरदस्त अकुलाहट हुई क्यों थी। अगर वो अकुलाहट ना होती, वही तो यहाँ लेके आई ना बेटा। देखो क्या है ना कि जिंदगी में एक चीज याद रखो कि एक फायर, एक इंस्टिंक्ट जो आपके अंदर होता है काम करने, अगर वो बुझने लगे ना तो छोड़ दो काम, छोड़ दो। जब तक वो है तब तक हारो मत, क्योंकि बदलाव आएगा, चेंज होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं, कभी होता रहेगा। मगर जिस दिन लगे कि नहीं यार मैं जबरदस्ती ना कर रहा हूँ, अभी काम हो नहीं रहा है, जबरदस्ती काम लेने के लिए काम कर रहा हूँ ना, उस दिन छोड़ देने में भलाई है। जीवन में आज तुमने भी जो कुछ भी हासिल किया है, आज तुम्हारा पॉडकास्ट इतना पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, ये तुम कभी पीछे मुड़ के देखोगे। जब मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा ना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको कैसे मिला ना, हाँ कैसे मिला, वो मैंने उनसे एक बात कही कि बेटा तुमने सवाल शायद तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल इसका जवाब देता हूँ। क्योंकि जब बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो कल को अगर मेरा फुटस्टेप फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता ने जैसे एक एक बात जिंदगी की फिलॉसफी समझाई, मुझे इनको समझानी पड़ेगी। तो जब आज का यूथ जब भी मुझसे पूछता है ना कि सर व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा, तो मैं उसको 2 ही, और यही रहा है बेटा, इसके अलावा मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पहली चीज है द कर्मा, द हार्ड वर्क। इसलिए क्योंकि मैं गीता का वो श्लोक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पावर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने जीवन में जितने अचीवर हैं, बच्चन साहब से लेके मुकेश अंबानी से लेके सबसे जिन जिन लोगों से बात की, सबका एक ही कहना है, उसकी कहने का तरीका अलग हो सकता है,
मगर सब कहते यही है कि हमने जो कुछ हासिल किया है केवल अपनी मेहनत और अपने काम से। बच्चन साहब से किसी ने पूछा कि आपने इतना काम किया कैसे, तब देखो उन्होंने अब उसी जुमले को, उसी बात को कैसे कहा, एक ही वर्ड में जवाब दे दिए। उसने पूछा आपने इतना काम किया कैसे, उन्होंने कहा कि मैंने केवल काम किया। काम किया। बख्शी साहब से मैंने पूछा कि अंकल एक आदमी शिखर पे जाता है फिर ढलान पे क्यों चलाता है, वो सक्सेसफुल आदमी अनसक्सेसफुल कैसे हो जाता है। अब देखो उन्होंने अपनी फिलॉसफी अपनी तरह से कही। उन्होंने कही कि देख जो मैं कह रहा हूँ केवल सुन मत, इसको अपने गांठ बांध ले। जब आदमी को शिखर पे जाना होता है ना बेटा, तब वो केवल काम काम और काम करता है। जब शिखर पे पहुंच जाता है तब वो सब करता है, केवल काम नहीं करता। पार्टियां करेगा, शराब पिएगा, लड़कियां घुमाएगा, पता चला फंक्शंस अटेंड, अरे भाई सब कर रहा, काम कब करेगा? जिसकी वजह से तुझे बुलाया जा रहा वो कहाँ हो रहा, वो हो ही नहीं रहा है। तो बोले वहां देखो फिर वही काम आया। तो जीवन में मैंने ये देखा कि यार तो हर आदमी घूम के यही बोल रहा है कि केवल काम करो। तो पहली शर्त तो ये है कि मैं सब कुछ करूंगा, मगर उसके साथ सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी होगी काम की। दूसरी चीज, एक किताब मैंने पढ़ ली थी और एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द सीक्रेट। उसने जो मुझे झिंझोड़ा ना, और वही ताकत कि कभी निगेटिव होना मत, तब मुझे और रामायण की लाइन याद आई तुलसीदास की कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिय तैसी। जैसी सोच वैसी उपलब्धि। सही सोचेगा तो सही होगा, गलत सोचेगा तो गलत होगा। तो सही सोच ना, गलत सोच ही मत ना भाई। हमारे यहाँ कहावत है ना बेटा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है और ये सारे तत्व यही हैं। आप जैसे ही निगेटिव सोचना शुरू करते हो, पूरी वाइब्रेशन में एक निगेटिविटी मूव करने लगती है, और जैसे आप पॉजिटिव सोचते हो सब कुछ आपको ठीक ठीक दिखने लगता है अपने आप ही। तो जीवन में कभी भी इन द वर्सर सिचुएशन भी निगेटिव मत हो। ये सोचो कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे बेहतर होना है। ये ताकत अगर ले ली ना, दुनिया में तुम कभी पीछे मुड़ के अकेले कभी बैठ के सोचना कि आज तुम जो कर रहे हो ये तुमने कैसे शुरू किया, क्या ऐसे ही हो गया, तुमको क्या ऐसे ही मिल गया? ना ना ना। तब एक एक मोमेंट, ऐसे मैंने जिंदगी की पूरी बायोग्राफी तुमको अभी नरेट कर दी कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, और उस पहुंचने के प्रक्रिया में कितने उतार चढ़ाव, दर्द, गम, रोना धोना, भूखा रहना, भागना, जीतना, हारना, सब रहा। ऐसा नहीं था कि जिंदगी स्मूथ शुरू हुई और एकदम हम यहाँ पहुँच गए। कोई आज तक जब किसी के साथ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ कैसे होगा बेटा? और अगर तुम इस सोच में हो तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाओ कि तुमको वो झटका देगा जरूर। क्योंकि कृष्ण ने यही बोला ना कि मैंने तुझे कहा था कि तू मुझे चुन रहा है तो किस कॉन्फिडेंस से, और अगर चुन ही लिया है तो एक बात का मुझे भरोसा दे कि अब जो मैं कहूँगा तू करेगा। और अर्जुन ने वादा किया था कि मुझे पता है आप कौन है, आप मैं वही करूं। और जब यहाँ बोल रहा हूँ कि तू मार नहीं रहा है, तो अब तू अर्जुन गलत कर रहा है, अब मुझे देख, मुझे दिखाना पड़ेगा तुझे। और जब दिखाया तब उनको, और वही वो श्लोक पढ़ा कि मैं इंसान के हाथ में तुझे धनुष मैंने इसीलिए दिया है कि ये तो मार चुका हूं, ये तो साले मर चुके हैं, मैं तो तुझे उसका माध्यम बनाने के लिए भेजा हूं। तो तू माध्यम तो बन। तो माध्यम बनने के लिए तुझे जो काम दिया वो काम ही नहीं कर रहा तू, तो काम तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो कहीं ना कहीं घूम घुमा के बात, चाहे वो गीता हो कि रामायण हो कि बख्शी हो कि अमिताभ बच्चन हो कि समीर हो, सबकी फिलॉसफी यही है कि कर्मणे वादिका रस्ते, वही कर। बाकी जो पैतरे करता है आदमी, जुगाड़ करता है, ड्रामे, ये तो आदमी के दिमाग का फितूर है बेटा। ऐसे होता कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि मैंने कुछ कर लिया, बट नहीं, होता नहीं है। तो खुद ही को मजबूत कर लेना। जो उर्दू का शेर है जो भी बताया तुम्हारे दोस्त को मैंने, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो तू क्यों भटक रहा है भाई? सब कुछ तुझे देख पागल की तरह भटक रहा है। जुगाड़ कर लूंगा, ये कर लूंगा, चोरी कर लूंगा, डाका मारूंगा, तो कर ले भाई, मिलेगी वो सजा भी यही मिलेगी। हैट्स ऑफ। मजा आ गया।
अब इस मतलब मेरे पास ये देखिए इतने क्वेश्चंस है और आप नहीं बेटा नहीं। और क्या है, मैंने पूरी समरी दे दी तुमको, और मैं इसलिए ये तुम्हारे पॉडकास्ट में मैं खास इसलिए आया हूँ। मुझे जब पता चला कि तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत उसको देखते हैं, तो मेरे ये सब बताने के पीछे मुझे अपने आप को ग्लैमराइज करने के लिए या मुझे ये बताने के लिए मैं नहीं आता हूँ कि मैंने कितना काम किया। वो तो सारी दुनिया जानती है, नहीं जानती तो कल जान जाएगी। इसलिए आता हूँ कि शायद मेरी बातों का असर अगर किसी एक बच्चे पे, किसी एक बिगड़े हुए इंसान पे पड़ जाए और उसका जीवन बन जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरी लेखनी, मेरी कविताएं, मेरा वक्तव्य, मेरा भाषण, मेरा पॉडकास्ट या मेरी बात, जो कुछ मैंने कहा वो सफल हो गया। क्योंकि किसी एक का जीवन बदलना मतलब एक परिवार का जीवन बदलने जैसा है। तो ये बातों के पीछे जो मैं भागता रहता हूँ या जो मैं लोगों तक अब कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, जो पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि पहले मैं काम तो कर लूँ, मैं बताने लायक तो बन जाऊं। किया कुछ नहीं और बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, जब अचीवर बात करता है ना, तब लोगों को उसकी बात पे बहुत भरोसा होता है, बड़ा गौर से सुनते हैं। एक नॉर्मल आदमी को लगता है भले वो बहुत टैलेंटेड हो, मगर जो सुनने वाले हैं वो बहुत गौर नहीं करते उसकी बात पे, क्योंकि उनको लगता है अरे तो ऐसे ही है। जब कोई अचीवर बोलता है ना बेटा, तो उसकी बात असर कर जाती है कभी कभी। और जो बच्चे समझदार हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत गहराई से लेते हैं और उसको समझते हैं कि नहीं यार, सर ने जो बात कही है बात तो सच है। आज नहीं कल आप कभी ना कभी तो आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो जब आईने के सामने खड़े होंगे तब तो तस्वीर तो दिखेगी ना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता भाई, वो तो बोलेगा। आईने में खड़े होकर अगर तुमको खुद फील नहीं हो रहा कि ये सबसे मेहनती इंसान है जिसे मैं देख रहा हूँ, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तब तक नहीं हो सकते बेटा। खुद को करना पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और मेहनत का फल मिलना ही मिलना है। देर लग सकती है, वक्त लग सकता है, क्योंकि वो आजमाता तो सबको है, बिना आजमाए किसी को दिया नहीं तो तुमको भी देगा नहीं। और वो आजमाइश के पीछे भी उसकी एक कोशिश होती है कि तुमको मजबूत करना चाहता है। बहुत जल्दी दे तो तुम जैसे बोलते हैं ना कि एक जवान बच्चा, तो भाई आज अगर तुमको एमकॉम बीकॉम की डिग्री चाहिए तो 14 साल 15 साल पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो वही काम तो करना पड़ेगा भाई। कुछ सवाल है टेक्निकलिटीज से रिलेटेड कि ट्यून्स पहले बनती है या वोकल्स पहले बनता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई मुझे जाना है और मैं ही आपको लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो अगले पॉडकास्ट के अंदर अगर मुझे मौका मिलता है, और मुझे पता है इस पॉडकास्ट के बाद लोगों के भी बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, तो आपके भी आप सवाल कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे अगली बार मैं जब भी मिलूंगा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आपके भी सवाल मैं पूछूंगा सर से। सर एक सवाल बस कि ट्यून्स के हिसाब से लिरिक्स लिखी जाती है फिल्मों में, या फिर लिरिक्स लिखते हैं और उसके ऊपर फिर ट्यून बनाई जाती है? देखो बेटा, एक बड़ी अजीब सी लोगों के दिलो दिमाग में एक भ्रम है, लोगों को ऐसा लगता है। और एक लोगों ने एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कॉमन आदमी के दिल में कि ये होता कैसे है। और काफ़ी लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि सर, ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ट्यून पे गाना लिखने में वो गाने में वो बात नहीं बन पाती जो आप आज़ाद होके ख्याल लिखते हैं। अच्छा। ये सोच बिल्कुल गलत है बेटा। हमारी इंडस्ट्री का काम एक विधा की से हो ही नहीं सकता कि आप केवल गाने लिख के दे दो और म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज करे, क्योंकि लोग उसका दूसरा पक्ष नहीं देखते। आप ये बोलते हो कि केवल लिख के देने में आपको आज़ादी रहती है, कोई ट्यून नहीं है कि ट्यून के ऊपर लिखना है। यही बात अगर म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि अगर आप लिख के दे देंगे तो जो आप जिस छंद में लिख के दिए हैं उसी में ट्यून बनानी पड़ेगी, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर आपको सही मायने में गीतकार बनना है, जो कवि होता है वो स्वच्छंद होता है। कवि वो लिखता है जो लिखना चाहता है, उसके सामने न तो कोई कहानी है, न कोई ट्यून है, न कोई किरदार है, वो जो चाहता है अपने थॉट से लिखता है। मगर गीतकार कभी वो लिखता ही नहीं जो वो लिखना चाहता है। वो हमेशा एक कहानी के दायरे में होता है, एक ट्यून के दायरे में होता है, एक डायरेक्टर की पसंद के दायरे में होता है। तो ये तीनों चारों चीजें जब मिलती हैं तब एक गाना बनता है। अभी आपको डिस्को डांसर गाना लिखना, अभी उस पर आप लिखोगे कैसे? उसमें डिस्को की ट्यून चाहिए ना भाई। अब आपको रैप लिखना है, आपको मॉडर्न गाना लिखना है, आपको
एक अलग बीट का गाना लिखना है, ब्रेक डांस लिखना है, तो ब्रेक डांस आप लिखोगे क्या? वो ब्रेक डांस की अगर ट्यून मिल गई तो आप उस पर वर्ड, और ट्यून मिलने से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है बेटा कि आपको एक माहौल मिल जाता है। जैसे आप बैठे हो, अभी आपका माहौल बड़ा रोमांटिक है और गाना लिखना सैड है। अब अगर ये माहौल थोड़ा सैड लगने लगे, बन जाए, तो लिखना आसान हो। तो जो धुन जब बजती है ना, तो आप उस माहौल में चले जाते हैं। शर्त केवल ये है कि धुन पे लिखना आपको आना चाहिए, वो टेक्निकलिटी आपको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है वो इसकी खिलाफत करते हैं, वो इसके विरोध में बात करते हैं कि ट्यून पे गाना लिखना जो है राइट थिंग नहीं। जबकि साहिर साहब से लेके समीर तक कोई ऐसा राइटर पैदा ही नहीं हुआ जिसने ट्यून पे गाने नहीं लिखे हों। पहले जरूर ये था कि 50-50 रेशियो होता था, अभी वो 70-30 हो गया है। मगर ऐसा नहीं, मेरे बहुत से गाने जो मैंने पहले लिखे हैं उसकी धुनें बनी हैं। अब बहुत से जो गाने धुन आती है मैं उस पर बड़े शौक से लिख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है धुन पे गाना लिखना। बहुत बढ़िया सर। फाइनली युवा को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा, दुनिया भर में सबसे बड़ी यंग कंट्री वो हमारी इंडिया है, और बहुत एम्बिशियस लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं। आपने पूरा रंग से राजा बनने तक का पूरा एकदम जर्नी देखी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे एक जनरल युवा को और एक ऐसे युवा को जो उस फिल्म इंडस्ट्री में, माया नगरी में अपना वजूद बनाना चाहता है? तो जो मैसेज मुझे देना था वो तो मैंने अपने मंत्रा में दोनों बात बता दी कि अगर आपको रियल सक्सेसफुल होना है तो ये 2 बैसाखियों को पकड़ के रखो। दूसरी बात, होता क्या है, जो यूथ आजकल का है ना, वो ड्रीमर तो है, जन्नत तो चाहिए मगर मरने से डरता है। तो आप मत देखो, अगर आप बड़े सपने देखते हो तो बड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। और आज के यूथ को एक और प्रॉब्लम है कि इम्पेशेंस बहुत है, उसको बहुत जल्दी सब कुछ पा लेने की तलब है। उसको मैं बताना चाहता हूं जल्दी कुछ नहीं होता, हर चीज वक्त से होती है। आप बचपन के बाद जवान होते हैं, बचपन पैदा होते ही आप बोलो मैं जवान हो जाऊं तो नहीं हो सकते ना। तो यू हैव टू गिव दैट मच पेशेंस टू योर ड्रीम कि अगर आप एक बड़े गीतकार बनना चाहते हैं तो आप 10 से 15 साल का एक टाइम पीरियड लेके चलो कि इतने दिन तो मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, आप आधे अधूरे ज्ञान से मत जाओ। आपने समीर की कोई एक लाइन सुन ली या बख्शी साहब की लाइन सुन ली, साहिर साहब की एक लाइन सुन के चले गए गीतकार बनने, नहीं। आपको गालिब से लेके समीर तक सबको पहले पढ़ना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। देखो, जो आप अंदर डालते हो ना वही बाहर निकालते हो। जब अंदर डाला ही नहीं, आपके अंदर शायरी का कुछ पता ही नहीं है ना, आपने बड़े शायर को पढ़ा है ना पोइट्री के बारे में कुछ पता है, शौकिया 2 लाइन लिख दिया, गीतकार बनने चले गए। ज़्यादातर लोग जब ऐसे जाते हैं तो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आ जाते हैं। कड़ी दर कड़ी होता है, पहले आप लिखना शुरू करो, फिर कुछ कवि सम्मेलन मुशायरों में जाओ, फिर अपनी एक टीम बनाओ, फिर एक रेडियो तक जाओ, टेलीविज़न तक जाओ, OTT। आप स्ट्रेट जंप मारना चाहते हो कि सीधा आप जाओ और आपको शाहरुख खान की पिक्चर मिल जाए, और आप, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के स्टेजेस बने हैं, तो स्टेजेस से गुजरने के लिए आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर ये करके जाते हो इतना, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री से टैलेंट कभी वापस आ ही नहीं सकता। टैलेंट कभी वापस ही विल अचीव, नॉट टुडे देन टुमारो, बट ही विल अचीव। मगर टुमारो तक का वक्त आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंस होगे तो फिर जिंदगी में आप अचीव नहीं कर पाओगे। सर मेरे को बड़ा अधूरा सा लग रहा है ये पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत, मतलब वैसे पूरा है, हमने कंप्लीट जर्नी समझी है, पर मेरे जितने सवाल हैं मुझे ऐसा लग रहा है बेटा सवाल यही मेरा तो इंटरव्यू करने भी जब आते हैं ना बच्चे, तो बोलते हैं सर ये तो कई एपिसोड चाहिए। और फिर अभी तो मैंने कहानियां तुमको बताई नहीं कि गानों के पीछे क्या क्या हुए हमारे, कैसे कैसे गाने बने। मगर फिर कभी, और ये पॉडकास्ट कमेंट्स के अंदर आप इतना ज्यादा टैग करो सर को, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि दोबारा आना है और दोबारा यहाँ आए, या मैं आ जाऊंगा मुंबई। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मेरा तो इंस्टाग्राम फेसबुक सब है बेटा, बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं लिंक करूँगा तुम्हारे इससे अपना इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी, तो आप लोग देखिए। और
बहुत मज़ा आएगा। और मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे एज ए सेलिब्रिटी सुनो, एक कॉमन आदमी की तरह मुझे सुनो। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लग जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बख्शी साहब ने मुझसे कहा था ना कि केवल मेरी बात सुनो मत, उसको ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो, तब मुझे लगेगा कि मेरी इतनी सारी बातों के करने का कोई रिजल्ट आया, कोई किसी ने उससे सक्सेस हासिल की, तब मुझे लगेगा कि मैंने जो कोशिश की उसमें मैं कामयाब रहा। क्या बात है सर। और आपने अभी फ्लाइट में भी एक कुछ लाइंस लिखी थी जो आपने कल सुनाया, बड़ी अच्छी तो लाइन। लाइन क्या सुनाई बेटा, मैंने तो जब मुझे पहली बार मिले और तुमको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ तो जब तुम्हारे दोस्त, चेहरे से नहीं पता हाँ था। पता नहीं था, तो अक्षत ने जब मुझे मिलवाया और तुमको जो उसने मैसेज पे भेजा कि ये कौन है, और फिर जो तुम्हारा चेंज आया, तो बहुत से, तुम नहीं बहुत से बच्चे ऐसे जब मैं मिलता हूँ कि कुछ कुछ होता है गान, तो उनको लगता है कि अरे बाप रे ये कौन आदमी आ गया उसके सामने। जब मैंने देखा इंटरनेट पे मेरा तो तो और मेरे विकीपीडिया और उस पर जब लोग जाते हैं तब लोगों को लगता है, तो मैंने बोला कि आज मैं इसमें एक चंद पंक्तियां, मैं बैठा था अकेले फ्लाइट में, कोई साथ में था नहीं, तो वो लाइन आई कि दुनिया को देख के रोशनी, दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए, दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए। तो इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि चलो आज साहिर साहब का चेहरा शायद किसी को याद नहीं होगा, शैलेंद्र का चेहरा नहीं याद होगा, बख्शी का चेहरा नहीं याद होगा, मगर वो लाइन है ना कि मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मेरे गीत नहीं मर सकते, दुनिया वाले मुझको मेरे गीतों से जुदा नहीं कर सकते, आप मेरा नाम भूल जाएं मगर मेरा गीत आपको ज़रूर याद रहेगा। सर एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, बैठा क्या था, मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी अपनी बताई कि मैं कैसे शुरू किया था। जी और मैं भी घर से निकला था, ऐसे ही नौकरी करी थी, पता नहीं था कि 4 साल बाद इतना कुछ हो जाएगा। एक इंसान सोचता है कि हाँ भाई 50,000 60,000 70,000 कमा लूंगा, बट इतना कुछ हो जाएगा कि आज 45 लोगों की टीम है सर, और मतलब मेरे ऑफिस में। जी और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बताया तो बैठे बैठे लिखा था कि अगर मुझसे 4 साल पहले मुलाकात होती, सोचता हूँ कि हमारे बीच क्या बात होती। उस बेचारे लड़के को काश मैं ये बता पाता, काश भविष्य की एक छोटी झलक उसे दिखा पाता कि देख तेरी जिंदगी में खुशियां होंगी कितनी, कि देख तेरी जिंदगी में खुशियां होंगी कितनी, तू खुशियों को बांटने का दरिया बन जाएगा। इन मुश्किलों से खींच करके रोना तू छोड़ दे, तो लाखों की खुशियों का जरिया बन जाएगा। माना कि आज तेरी जेबें ये खाली हैं, नाजुक से कंधे जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जिम्मेदारियां उठा ली हैं, चंद खुशियां तू देखने को तिल तिल तड़पता है, सही रास्ता ढूंढने को तू दर दर भटकता है, तू लाखों की मंजिल का रास्ता बनाएगा, कि देख तेरी जिंदगी में खुशियां होंगी कितनी, तो खुशियों को बांटने का दरिया बन जाएगा। वाह वाह वाह, तो देखो क्या है, ये कविता नहीं है, ये जी हुई जिंदगी का एक दर्पण है जो तुमने लोगों को दिखाया। तो वही जब जिया तो लिखा ना, अगर तुमने ये जिया ही नहीं होता तो लिखते कैसे? तो जियो, पहले जियो फिर लिखो, बहुत जल्दबाजी लिखने की मत करो। हाँ, वो दरमियान वो जर्नी में जो पंक्तियाँ आती हैं लिखते जाओ, बनाते जाओ, अपना खजाना डालते जाओ, अंदर भरते जाओ, और फिर आओ लड़ाई के मैदान पे। एक फौजी जो है जब इतनी ट्रेनिंग, इतनी जद्दोजहद करने के बाद तब सरहद पे जाता है लड़ने, ऐसा नहीं कि पहुंच गया पहले सरहद पे, सीधा कुछ अता पता है ही नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा ये पॉडकास्ट, तुम्हारी ये कंपनी, तुम्हारी कोशिश बहुत कामयाब रहे और तुम लोग बहुत नाम करो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जिस शिद्दत से तुम लोग लगे हो, यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।